जय हिंद दोस्तों। पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक इंडियन पॉलिटी पर लेक्चर सीरीज शुरू करी है और उस लेक्चर सीरीज में हमने पहला जो लेक्चर था वो पढ़ा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमने पहला लेक्चर पढ़ा था। उसमें मैंने ये बताया था कि जब 1946 में हमारा संविधान बना तो उससे पहले भी कोई संवैधानिक व्यवस्था थी भारत में, उसकी बैकग्राउंड देखना, उसको पढ़ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि 1773 के एक्ट, 1773 का पहला एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। उससे पहले भारत में कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था, यूं ही राजतंत्र था और जो बोल दिया सो बोल दिया। 1773 का चार्टर एक्ट आया। फिर हमने पढ़ा था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये हमने पहले वीडियो में पढ़े थे। ये चारों एक्ट आए। ये जब चारों एक्ट आए तब कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन, कंपनी शासन बोल सकते हैं या कंपनी का राज था भारत में उस समय 1853 तक, 57 तक। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, उसको लग गया कि भारत के शासन में भारतीयों का सहयोग चाहिए। अगर भारतीयों का हम सहयोग नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ब्रिटेन के लिए भी। तब क्या किया, वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कंपनी का शासन खत्म कर दिया और ताज का शासन, मतलब वहां का राजतंत्र था और वहां पर जिसका जो भी महारानी वगैरह, महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया हो गई, उसका शासन भारत में स्थापित हो गया। तो अब जो एक्ट आएंगे, चूंकि वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट वहां से एक्ट भेजेगी, तो उनको बोलते हैं शासन अधिनियम। ये चार्टर एक्ट थे, इनको चार्टर एक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे कंपनी को अधिकार दिए गए। अब जब कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो गया तो ताज का शासन शुरू हुआ और ताज का शासन शुरू हुआ तो एक्ट आए। 1858 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत, और भी अधिनियम आए लेकिन ये इंपॉर्टेंट से 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारत शासन अधिनियम। और उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। तो आज हमारे पास वो संविधान है जो है 1946 में बनना शुरू हुआ और 50 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, वो संविधान है। संविधान से पहले ये जो पृष्ठभूमि है, संविधान से पहले ये जो पृष्ठभूमि है, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हमने ये वाले एक्ट पढ़ लिए थे, ये वाले एक्ट हम आज पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि जब कंपनी का शासन था 1858 से पहले, 1857 की क्रांति से पहले, और इसके बाद जो ताज का शासन हो गया, उसमें मोटी मोटी बातें क्या हुई, तो यहां पर क्या था, केंद्रीकरण था। मोटी मोटी बातें समझें तो यहां पर केंद्रीकरण था, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति थी। कैसे थी? मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यहां जो प्रेसिडेंसी थी मुंबई और मद्रास, इसकी कुछ विधायी शक्तियां यहां ट्रांसफर हो गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो केवल नाम चेंज नहीं हुआ है, कुछ विधायी शक्तियां भी उसकी बढ़ी हैं। तो कुल मिलाकर जब सेंट्रल एक हाथ में आती है, जब पावर एक हाथ में आती है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का केंद्रीकरण। तो यहां पर जो ये जितना समय है 1773 से लेकर 1853 तक, ये केंद्रीकरण का समय था, सेंट्रलाइजेशन का समय था। क्यों? मैंने बताया था 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब उसका नाम चेंज नहीं हो रहा है, उसकी पावर भी चेंज होती जा रही है। मद्रास और
और जो मुंबई प्रेसिडेंसी हैं उनकी कुछ विधायी शक्तियां बंगाल को ट्रांसफर की जा रही हैं, है ना। तो केंद्रीकरण था। जब आप ताज के शासन को देखेंगे तो यहां विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। मोटी मोटी बात है ये, आगे जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ये एक्ट जब पढ़ेंगे तो उनसे समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या है, केंद्रीकरण, यहां विकेंद्रीकरण। मतलब क्या है, बंगाल की जो विधायी शक्तियां ज्यादा दी गई थी वो मद्रास और मुंबई में बाद में वापस करने लगे। विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, मतलब बाकी प्रेसिडेंसियों को भी पावर दी जाने लगी। दूसरी बात थी कि यहां निरंकुश शासन था। जो भी बंगाल के या भारत के गवर्नर जनरल ने कह दिया वो कह दिया। लेकिन यहां जब 1857 की क्रांति हो गई तो ये उत्तरदायी सरकार की तरफ बढ़ गए। इनको पता पड़ गया कि भारत की उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी पड़ेगी, भारत के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो दो मोटी मोटी बातें, यहां पर केंद्रीकरण होगा, यहां पर उत्तरदायी सरकार होगी, राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे। खैर, अब एक एक एक्ट करके पढ़ते हैं। पहले हम एक्ट पढ़ते हैं 1858। अब आपको जो अगर एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं या कहीं भी किस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किए गए ये पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ता हूं मैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए। तो पहला प्रावधान था कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। कंपनी का शासन खत्म और किसका शासन शुरू, ताज का शासन। मतलब जो वहां पर ब्रिटेन में जो वहां का राजतंत्र था, वहां का जो राजा होगा उसका शासन होगा अब भारत में, और इसका जो प्रतिनिधि यहां पर शासन करेगा वो होगा वायसराय। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और वायसराय किसका प्रतिनिधि होगा, ताज का, जो वहां महारानी विक्टोरिया वगैरह थी उनका। ठीक है। दूसरा काम किया गया, मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, तो उस द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है डायआर्की, दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है। वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तीसरा काम क्या किया गया, एक भारत का राज्य सचिव, एक पद बनाया भारत का राज्य सचिव। ये कौन होता था, सचिव। ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती थी, वहां पर जो मंत्रिपरिषद होती थी उसका सदस्य होता था, जो यहां भारत में पूरा प्रशासन देखता था। तो तीन चीजें आप मुख्य रूप से याद रखेंगे। क्वेश्चन आए, कंपनी का शासन, ताज का शासन कब शुरू हुआ भारत में, 1858 में। द्वैध शासन खत्म कर दिया और भारत का राज्य सचिव, एक नए पद, वायसराय और भारत के राज्य सचिव, नए पद बने, है ना। इसको रफ कर देते हैं। इसको ये समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको रफ कर देते हैं। वो आप याद रखेंगे, ये प्रावधान हुए थे, प्रावधान एग्जाम में आते हैं। इसके बाद 1858 के बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम लिख नहीं रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। इसके द्वारा क्या किया गया था, तो पहली बार राज्यों में विधान परिषद, मतलब राज्यों में विधान परिषद के गठन हुए, है ना। मतलब अब क्या होगा, विकेंद्रीकरण शुरुआत हो गया, राज्यों को शक्तियां दी जाएंगी। और दूसरा जो बहुत कई बार पूछा गया है वो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का। आज हमारे संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, 6 माह के लिए चलता है वो, तो उस समय भी 6 माह के लिए था। ये जो वायसराय था अपनी बिना परिषद के, कार्यकारी परिषद के सलाह के कोई कानून बना सकता था, उसको लागू कर सकता था, है ना। तो ये 2 काम हुए। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके बाद देखें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्यों बोलते हैं इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के भारत शासन अधिनियम को, क्योंकि मिंटो क्या थे उस समय, वायसराय लॉर्ड मिंटो, और ये थे भारत के राज्य सचिव। तो इसी के नाम पर इसका है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके द्वारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई है। पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, इसलिए मिंटो को क्या बोलते हैं,
सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मतलब जो राज्यों में विधान परिषद होती थी, एक्चुअली क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। धीमे धीमे किया गया है ना, राज्यों में विधान परिषद बनी केंद्र की तरह, और उसमें क्या होते, जो सदस्य होते थे वो क्या होते, सीमित मताधिकार के आधार पर चुनने लगे थे। तो अगर आप उसमें से कोई सदस्य बनना चाहते हैं विधान परिषद का, तो अगर मतलब मुस्लिम कोई खड़ा हुआ है तो उसमें मुस्लिम ही वोट करेंगे। इसे बोलते हैं पृथक निर्वाचन। अलग समुदाय के लिए, अलग धार्मिक समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था है ना, उसी समुदाय के लोग वोट करेंगे, उसी समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा। इसे बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली, और ये मुस्लिमों के लिए शुरू की थी, इसलिए मिंटो को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। ठीक है, ये मेन चीज थी 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब आते हैं 1919 और 1935, ये दोनों हैं इंपॉर्टेंट। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको चैम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, कुछ नाम है इसका चैम्स्फोर्ड करके। उस समय क्या थे, वो वायसराय थे। इसके द्वारा क्या किया गया, पहला काम क्या किया गया कि आज जैसे हमारे संविधान में जो राज्य सूची के विषय हैं, जो संघ सूची के विषय हैं, वैसे ही विषयों को अलग अलग बांटा गया है ना। तो केंद्र सूची के विषय और राज्य सूची के विषय अलग अलग किए गए है ना। दूसरा काम क्या किया गया, राज्यों में द्वैत शासन। क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन शुरू हुआ? डायआर्की बोलते हैं। डायआर्की का मतलब होता है दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे क्या गया, राज्यों के जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय थे वो वायसराय के अंडर में थे, कुछ इस तरीके से व्यवस्था थी। इसे बोलते हैं राज्यों के विषयों को दो भागों में बांटना, और जो काम के विषय हैं उसे वायसराय ने रख लिया। ये तो राज्यों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इससे 1919 के भारत शासन अधिनियम से राज्यों में द्वैत शासन। और क्या हुआ इस 19 से कि जो 1909 के द्वारा माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909 का, उसके मुस्लिमों को द्वारा जो मुस्लिमों को दिया गया था पृथक निर्वाचन, और वो सिख भारत में कहां तक विस्तृत कर दिया, सिख और भारतीय ईसाई तक, भारतीय ईसाइयों तक। ठीक है, यहां तक विस्तृत कर दिया। भारत में सिख और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। चौथा काम किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसको द्विसदनात्मक बना दिया। द्विसदनात्मक, पहले एक सदन होता था, अब दो, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा मतलब पहले जो वायसराय की जो परिषद होती थी उसको बोलते थे केंद्रीय विधान परिषद, है ना। उसको दो सदन बना दिया, राज्यसभा लोकसभा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि संसदीय व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था, जो आज संसदीय व्यवस्था है वो इसकी नींव कहां से पड़ी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। हमारे यहाँ जो संसद है वो ऐसे ही नहीं कि एकदम मंगल ग्रह से कोई कंसेप्ट आ गया कि ऐसी संसद होनी चाहिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाकर भेजा था, वहां से नींव पड़ी संसदीय व्यवस्था की। और क्या किया गया, 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए, प्रशासनिक भर्तियों के लिए जो IAS वगैरह होते हैं, 1926 में उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। संघ लोक सेवा आयोग। और क्या व्यवस्था की गई, और व्यवस्था यह की गई कि जो अधिनियम है हर 10 साल पर इसका समीक्षा होगी और एक आयोग बनाया जाएगा। तो एक आयोग बना था, उसका नाम है साइमन कमीशन, साइमन आयोग। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 8 सदस्यीय आयोग था, मतलब हर 10 साल पे इन कानूनों की समीक्षा होगी। तो 2 साल पहले ही भारत में एक आयोग आया था, साइमन कमीशन, 1927 में, 29 में आना था, 27 में 2 साल पहले आया था। 8 सदस्य थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था, और उसने समीक्षा की, उसने कहा सब सही है ये,
ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है वो भी ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन है, ये सब ठीक है। इसने ये अपनी रिपोर्ट दी वहाँ पर, और उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए, और उसके बाद फाइनली एक अधिनियम सामने आया, और वो अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा क्या क्या काम किए गए? 1935 के भारत शासन के अधिनियम द्वारा पहली बार संघ की अवधारणा, ये हालांकि बन नहीं पाया था, केवल अवधारणा तक रह गया कि मतलब सभी राज्य और जो रियासत होंगी वो मिलकर एक संघ बनाएंगी। तो भारत में क्वेश्चन कई बार आता है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत में राज्यों में द्वैध शासन, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत में एक संघीय व्यवस्था जो आज है हमारे यहाँ, वो कहाँ से शुरुआत हुई, उसकी नींव कहाँ से पड़ी? 1935 के क्वेश्चन आते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दूसरा काम क्या हुआ? राज्यों का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया। मतलब जो काम राज्यों में था पहले, वो केंद्र में कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया। तो किस शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, और किस शासन अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन शुरू हुआ? तो राज्यों में 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शुरू हुआ। ये ध्यान रखेंगे आप। इसी के द्वारा ये आपका आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1935, और बाद में 1947 का भारत अधिनियम आया, जिसके द्वारा भारत को आज़ाद कर दिया, और दो मुल्क बने माउंटबेटन योजना के आधार पर, एक पाकिस्तान और एक भारत। यहाँ पर जो वायसराय होते थे उसके गवर्नर जनरल बोलने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल मारे माउंटबेटन, पाकिस्तान के जो भी। कुल मिला के 1947 का भारत शासन अधिनियम में आया, और उसमें यह डिसाइड किया गया कि मतलब भारत के दो हिस्से होंगे, पाकिस्तान भारत, ये बनेंगे। और जब तक भारत या पाकिस्तान अपना नया संविधान नहीं बना लेते, तब तक क्या होगा? शासन चलेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये ध्यान रखना, भारत के संविधान के लागू होने से पहले किस शासन से शासन चल रहा था, किस अधिनियम से शासन चल रहा था, ये भी आएगा, बच्चे इसको लगा देते हैं, आपको ये लगाना है। तो ये था, और उसके बाद क्या हुआ? देश आज़ाद हो गया, फिर अपना संविधान बना। तो आज जो संविधान है वो है ही। फिर अब जो पढ़ेंगे वो आज के संविधान की बात पढ़ेंगे। अब तक जो ये जो व्यवस्था थी, संवैधानिक ढांचा था, ये संविधान के लागू होने और बनने से पहले की व्यवस्था थी। इससे ये आता है कि कौन से अधिनियम से क्या प्रावधान हुए। तो मुख्य रूप से अगर मैं बता दूं आपसे, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में उसमें ऐड कर लें, वायसराय जब बना था तो लॉर्ड कैनिंग। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस तरीके से विलियम बेंटिंक। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? है ना। राज्यों में द्वैध शासन कब हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव कब पड़ी? तो 1919 में। ये जो आज हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, भारत का संघीय ढांचे की नींव कब पड़ी? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके काम आएंगी। आई होप आपके ये समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की जो चीज़ें हैं, प्रस्तावना वगैरह, उसका कैसे निर्माण हुआ, प्रस्तावना और बाकी चीज़ें। थैंक्स।